दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको पता है कि हमारे देश में अभी इन्फ्लेशन बहुत चल रहा है। ठीक है। और हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो उन्होंने भी अभी हमारी जो रेपो रेट है उसको 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के 5.9% कर दिया है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम पूरे वर्ल्ड में जाएं और वर्ल्ड में हम इस बात को देखें कि किस कंट्री में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, तो ये मैंने एक पेज ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पेज है ये बता रहा है इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है। जैसे चाइना में इन्फ्लेशन है 2.5%, जापान में है 3%, सऊदी अरेबिया में है 3%, स्विट्ज़रलैंड में 3.3%, फ्रांस में 5.6, साउथ कोरिया 5.7, इंडोनेशिया 5.95। इंडिया का अगर इन्फ्लेशन देखेंगे तो इंडिया का इन्फ्लेशन है इस टाइम पे 7%। एक्चुअली अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पर, तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था, इंडिया का जो भी इन्फ्लेशन था अगस्त में, ठीक है, अगस्त में जो हमारा इन्फ्लेशन था वो था 6.71%। ठीक है। लेकिन अगस्त के लास्ट में हमारा जो इन्फ्लेशन हो गया वो 7% हो गया। ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नर होता है, जो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड द डियर मनी पॉलिसी और टाइट मनी पॉलिसी। उसमें करते क्या है कि जो रेपो रेट है उसको क्या कर देते हैं, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। रेपो रेट को इंक्रीज़ करने से होता ये है कि लोगों को जो मार्केट में जो मनी सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, वो मनी को क्या होता है कि वो मनी बैंक अपने पास ले लेती है। यानी कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो पब्लिक लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कम पैसा खर्चा करते हैं, वो बैंक में सेव करने के लिए ज़्यादा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है। तो इस तरह से जो मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो अभी क्या है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कितना चल रहा है, 7%। ठीक है। और जो आरबीआई का जो मैंडेट है, ठीक है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इन्फ्लेशन है 2 to 6% रहना चाहिए। यानी कि 4 ± 2% हमारा जो इन्फ्लेशन है वो रहना चाहिए। बट अभी इन्फ्लेशन कितना है, 7%। यानी कि इन्फ्लेशन काफ़ी है। तो इस वजह से हमने क्या किया है, इस वजह से हमने अपनी जो हमारी रेपो रेट है उसको हमने 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ करके 5.9% कर दिया है। 50 बेसिस पॉइंट मतलब 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया में इतना इन्फ्लेशन हो क्यों रहा है, क्या कारण क्या है उसका। देखिए, अभी इस टाइम पे देखा जाए तो इट सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे जो वर्ल्ड है उस पूरे वर्ल्ड का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो महंगाई है वो क्या हो रहा है, बढ़ रही है। ठीक। अगर मैं अभी कल की बात करूं तो जो टर्की है, ठीक है, तो टर्की का अगर जो मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो टर्की का जो इन्फ्लेशन है वो नियर अबाउट 83.45% है। ठीक है। और मैंने जैसे अभी बताया जो ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं इनका इन्फ्लेशन इतना है। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले, यहाँ पर मैं ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। सो यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो है कितना है, यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो है 8.3%। इतना इन्फ्लेशन। ठीक। और मैंने भी बताया आपको क्या कि जब भी आपको इन्फ्लेशन को कर्ब करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट से लिक्विडिटी कम करनी पड़ेगी। तो यूएस का फेडरल रिजर्व कर क्या रहा है, यूएस का फेडरल रिजर्व कर रहा है कि यूएस का फेडरल रिजर्व अपना जो जो फेडरल रिजर्व की पॉलिसी है, जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो उसको बढ़ा रहा है। ठीक है। अगर मैं यूएस के फेडरल रिजर्व की रेट की बात करूं, सो जस्ट अ मिनट, यूएस के फेडरल रिजर्व की रेट की बात करूं, देखिए ये यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं, उनके इंटरेस्ट रेट के बारे में लिखा है। हमने भी क्या बताया, हमारे यहाँ इंडिया में जो रेपो रेट चल रहा है वो चल रहा है अभी इस टाइम पे 5.9%। ठीक। लेकिन अगर यूएस के फेडरल रिजर्व की बात करें तो यूएस का जो फेडरल रिजर्व का रेट है इस टाइम पे है 3.25%। यूएस का जो फेडरल रिजर्व का जो रेट है वो अपने पीक हाई पे है। अब आप बोलोगे 3.25 तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ, इन कंपेयर टू प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व इसका जो ये इन्फ्लेशन रेट है ये बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ठीक। सो
ना यू कैन जस्ट यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर लोग को लिखा हुआ है कि सितंबर 2021 में जो यूएस का जो फेडरल रिजर्व का रेट है, जो मैंने अभी बताया आपको, 3.25%, ठीक है। लेकिन जो जुलाई का जो फेडरल रिजर्व का रेट है वो था 2.50%। फिर जून का था कितना, 1.75%। मई का 1%। मई का, मार्च का कितना था, 0.50%, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट पे, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व का जो रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यूएस का जो फेडरल रिजर्व का रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, मार्केट की, यूएस की लिक्विडिटी कम होगी। यूएस की मार्केट की लिक्विडिटी कम होने के कारण कैसा है कि हमारे यहाँ पर जो इंडिया में जो डॉलर पड़ा था, जो इंडियन मार्केट में डॉलर की लिक्विडिटी थी, तो लोग क्या कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के यूएस की फेडरल रिजर्व में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और यूएस चाहता भी है कि लोग जो डॉलर हैं वो उसको कहाँ रखें, उसको फेडरल रिजर्व में रखें, ताकि हम अपना इन्फ्लेशन कर्ब कर सकें। ताकि यूएस जो है भाई, यूएस के यहाँ कितना इन्फ्लेशन रेट है, 8% चल रहा है लगभग। तो वो अपना इन्फ्लेशन रेट कम करने के चक्कर में अपना फेडरल रिजर्व का जो रेट है वो बढ़ाया हुआ है। और उस फेडरल रिजर्व के रेट के बढ़ने के कारण जो डॉलर है वो ऑल टाइम पीक पे है इस टाइम। करंट प्राइस पर हमारे जो इंडियन डॉलर और इंडियन रुपीज़ और यूएस डॉलर की जो लिक्विडिटी है, उसमें 81 रुपीज़ इज इक्वल टू $1। मीन्स यूएस डॉलर इस टाइम पे ऑल टाइम हाईएस्ट पोजीशन पे सिक्योर किया हुआ है, ठीक है। तो हमने इस समय टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई हुई है, तो फिलहाल वो काफ़ी ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इन्फ्लेशन के बारे में और भी किस सेगमेंट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो देखिए, इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो 7% तो है। और इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो देखा जाए तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। देखें, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो फूड सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। फूड सेगमेंट में जो है वो 6.75 से हमारा इन्फ्लेशन कितना हो गया, 7.62%, ठीक है। मीट और फिश में कितना हो गया, 206% इन्फ्लेशन हुआ है हमारा मीट और फिश में। ऑयल्स और फैट्स में 192% हुआ है। स्पाइसेस में 193% हुआ है। वेजिटेबल में 186%, फ्रूट्स में 172, इतना परसेंट इन्फ्लेशन है हमारे फूडिंग सेक्टर में। यानी कि जो फूड है, हमारी जो कमोडिटीज़ हैं, स्पेशली जो फूडिंग कमोडिटीज़ हैं, उनमें बहुत इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है। हमारे जो हाउसिंग की प्राइस है उसका इन्फ्लेशन की बात करो तो 4.06%। लेकिन कहीं किसी सेगमेंट में हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कम भी हुआ है। जैसे हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुआ है, 5.02 टू 5.51 ही है, ठीक है। यानी कि इसमें हमारा जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी कम हुआ है। जैसे फ्यूल्स की बात करें, फ्यूल्स और लाइट की बात करें, तो यहाँ हमारा इन्फ्लेशन कितना है, 10.78%, जो कि कितना था पहले, 11.8%। तो ठीक है, पर उतना नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। क्योंकि पता है क्या कि यूएस के सैंक्शन के कारण हमने रशिया से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं ऑयल को। ईरान में तो वैसे भी सैंक्शन लगे हुए हैं अंडर द JCPO, ठीक है। तो ईरान न्यूक्लियर डील के रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, कम्युनिकेशन की बात करो, तो उसमें भी इन्फ्लेशन इतना नहीं दिख रहा है, 5.2% ही है, पहले था 5.5%, ठीक है। तो इसमें तो फिलहाल देखा जाए तो और कमी हो गया है, ठीक। हेल्थ की बात करें तो 5.43%। तो ये चीज़ जो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ठीक है, तो जो इन्फ्लेशन है वो इन सेगमेंट में नहीं दिख रहा है। लेकिन जो फूडिंग सेक्टर है, जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, उनमें जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अनुमान है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है, जैसे अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेशन रेट की, तो अनुमान यही है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे इस ईयर के लास्ट तक हमारा इन्फ्लेशन कम होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कि आपको पता है कि जो इंडिया है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है, तो ऑब्वियसली हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पर इन्फ्लेशन के फैक्टर को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद यही है कि हम लोग 2022 के लास्ट में हम लोग $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे। और उसके बाद 2024 तक हमारा जो एम है वो 5 ट्रिलियन इकॉनमी का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम उस पर जाएंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। और रही बात परचेजिंग पावर पैरिटी की, तभी परचेजिंग पावर पैरिटी में तो हम पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आते हैं, फर्स्ट में चाइना है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ काफ़ी अच्छी हो रही है इंडिया में। बस खाली यही है कि इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है तो इसको थोड़ा सा हम टाइट करें। और ये जो इन्फ्लेशन का फैक्टर है ये इंडिया की गलती नहीं है, ठीक है। वो पूरा ग्लोबल वॉर जो हो रही है उसकी वजह से भी, ठीक है। और जो यूएस फेडरल रिजर्व अपना पैसा खींच रहा है, मेन तो वही कारण है कि यूएस को अपने यहाँ महंगाई कम करनी है, 8% इन्फ्लेशन है। तो उसके रहते वो क्या कर रहा है, अपना
जो मार्केट लिक्विडिटी उसको कम कर रहा है। तो उसी के कारण पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आ रहा है। जैसे आपने देखा, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि जो इन्फ्लेशन है वो पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है, ठीक है। टर्की में 83.45%, इतना सारा, रशिया में 14%, ठीक है। तो हर जगह, यूके का तो आप देख ही रहो 9.9%। यूके की हालत इसमें बहुत ख़राब है, उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गया है। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है फिर भी बचा हुआ है लगभग 530-540 बिलियन डॉलर्स। पर यूके का जो लिज ट्रस के कार्यकाल में, जो कि वहाँ के पीएम है, वो काफ़ी हालत ख़राब है। क्यों ख़राब है? देखो, ऋषि सोनाथ वहाँ के बनने वाले थे पीएम, बट हुआ गया कि लिज ट्रस बन गई। अब लिज ट्रस किया, ऋषि सोनाथ का ये कहना था कि भाई जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, ठीक है, जो कैपिटल सेगमेंट है आपका, उसमें आप टैक्स लगाइए। लेकिन लुइस ट्रस ने क्या करा, उन पे टैक्स लगाना बिल्कुल सही नहीं समझा। तो लुइस ट्रस ने कैपिटलिस्ट क्लास में टैक्स नहीं लगाया, जिसके कारण रेवेन्यू उनके जनरेट नहीं हुए, और उसके कारण से अब उनके पास का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। हो सकता है कि इवन आईएमएफ को भी अप्रोच करना पड़े यूके के गवर्नमेंट को। इवन आईएमएफ ने बात भी की थी। सो लेट्स सी व्हाट हैपन विद द यूके। एक टाइम पर तो बहुत ज़्यादा हमारे बाप बन रहे थे, फिलहाल तो अब बिल्कुल हालत ख़राब है इनकी। लेट्स सी क्या होता है। पर फिलहाल हमें भी इंडिया की चिंता करनी है, चिंता नहीं करनी है, ऑब्वियसली इंडिया विल ग्रो, बट द थिंग इज़ कि इन्फ्लेशन को हम लोग थोड़ा सा काबू कर लें। सो ये थोड़ा सा मेरा ओवरव्यू था, ब्रीफ था, मेरा कुछ परसेप्शन था रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन दैट इज़ गोइंग ऑन in India at this time. So thanks for watching the video.